अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी के 16वें वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे और देखेंगे कि पीएचपी डाटा ऑब्जेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीडीओ भी कहा जाता है, उसको कैसे हम अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं और ये पीडीओ क्या है और इसके कौन कौन से फीचर हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा इन है आजकल। जितने भी पावरफुल फ्रेमवर्क्स हैं, लारावल, जेंड या जी, जो जितने भी हैं वो सारे पीडीओ को ही प्रेफर करते हैं फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि व्हाट इज पीडीओ। सो as the acronym says, PDO is equal to, PDO stands for PHP Data Objects, और ये एक सेट ऑफ PHP एक्सटेंशन है जो कि हमें एक PDO की क्लास प्रोवाइड करती है विद सम स्पेसिफिक डेटाबेस ड्राइवर्स। इसके अलावा हम PDO को यूज़ करते हैं डेटाबेस से डाटा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटाबेसेस से डाटा को फेच करने के लिए। सो बेसिकली PDO एक हमारे पास एक एक्सटेंशन है PHP की, जो कि एक क्लास की सूरत में, इसलिए इसको मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन PHP में ऐड किया है, जो कि एक PDO क्लास है। ये सिंगल क्लास नहीं है, बल्कि ये एक 3 क्लासेस से मिलकर एक हमारे पास एक PDO बना है, जिसको हम PDO कहते हैं। एक मेन क्लास जो PDO है, उसके बाद PDO स्टेटमेंट है और उसके बाद PDO एक्सेप्शन है। सो 3 हमारे पास एक क्लासेस हैं जिनको हम अपने डेटाबेस कनेक्टिविटी में यूज़ करते हैं और इसकी मदद से हम डेटाबेस से डाटा को फेच करते हैं और जो भी उस पर फेच करने के अलावा पूरा CRUD उस पर अप्लाई करते हैं। मतलब क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में टेबल, अपडेट कर सकते हैं किसी रो को, डिलीट कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट कैन इट डू, मतलब PDO क्या कर सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इट कैन प्रिपेयर, एग्जीक्यूट एंड बाउंड पैरामीटर, मतलब हम जो एसक्यूएल क्यूरी की स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उनके साथ पैरामीटर्स को कॉन्कैटिनेट या जोड़ सकते हैं, जिसकी मदद से हम अपना डिजायर्ड रिजल्ट डेटाबेस से फेच करते हैं। फिर इसके अलावा जो PDO की सबसे अहम खसूसियत है कि इट सपोर्ट ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जब हम कोई एक फ्लो रन करना चाह रहे हैं, कोई डेटाबेस अपडेट करना चाह रहे हैं, तो अपडेट करने से पहले हम एक कमांड यूज़ करते हैं ट्रांजैक्शंस की, जिसकी मदद से हम ये चेक कर लेते हैं कि either we can commit or we can roll back that particular transaction, जो कि हम इंसर्ट की या अपडेट की या डिलीट की जो भी कर रहे हैं, उसको हम डिलीट या कमिट या रोल बैक कर सकते हैं यूजिंग ट्रांजैक्शंस इन PDO। फिर इसके बाद इसमें SQL के स्टेट के स्टैंडर्ड एरर कोड्स हैं उनके, और ये फ्लेक्सिबल एरर हैंडलिंग है यूजिंग PDO एक्सेप्शन, जिसकी मदद से हम रेलिवेंट लाइन नंबर्स, रेलिवेंट मैसेजेस, रेलिवेंट कोड्स को फेच कर सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर एरर आया, हमें नहीं पता वो एरर किस वजह से, तो हमें PDO प्रॉपर SQL स्टेट स्टैंडर्ड एरर कोड्स देता है, जिसकी मदद से हमारी डीबगिंग जो है वो आसान हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि कौन सी लाइन में ये कौन से टाइप का एरर है, कौन सा एरर कोड है और कौन सा एरर मैसेज है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा इसमें पोर्टेबिलिटी एट्रीब्यूट्स हैं, मतलब इसमें ऐसे काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट डेटाबेसेस को कनेक्ट करके हम डाटा को फेच कर सकते हैं। सपोज MySQL का स्टैंडर्ड अगर कोई और है, Oracle का स्टैंडर्ड कुछ डिफरेंट है, तो हम PDO के अंदर मौजूद एट्रीब्यूट्स फीचर को, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेट एट्रीब्यूट कहा जाता है, को यूज़ करते हुए हम स्पेसिफिक डेटाबेस रिलेटेड जो है फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये आगे चल के हम देखेंगे इसी स्लाइड में उसका क्या मतलब है। So what databases are supported as you can see on the screen: MySQL, PostgreSQL, ODBC, DB2, OCL, SQLite, Sybase, TDS, MS SQL है। PHP के अंदर मोस्टली जो कॉमनली और मोस्ट फेमसली यूज्ड डेटाबेस है वो MySQL है, लेकिन इसके अलावा SQLite और PostgreSQL को भी यूज़ किया जा सकता है, और जिस तरह बाकी मेंशन है MS SQL को भी यूज़ किया जा सकता है। सपोज आपके पास जो सर्वर है, ऑनलाइन लाइव सर्वर है, वो उस पर आपको सिर्फ MS SQL अवेलेबल है, MySQL अवेलेबल नहीं है, और आप PHP यूज़ करना चाह रहे हैं, PHP भी अवेलेबल है, तो आप उसको PDO को यूज़ करते हुए MS SQL से कनेक्ट कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ पे देखते हैं कि कैसे हम PDO को कनेक्ट करते हैं किसी भी एक्सटेंशन के साथ। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो जहन में रखें कि PDO की जितनी भी कनेक्टिविटी
स्टेटमेंट्स हैं उनको हम ट्राई कैच ब्लॉक में लिखेंगे, दैट इज मैंडेटरी, क्योंकि अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमें पीडीओ एक्सेप्शन क्लास का कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको यूज़ करना ज़रूरी है। उसके लिए हमें रेलेवेंट एरर्स, मैसेजेस, लाइन नंबर्स वगैरह वगैरह सारे तो जहन में रखना है कि जो पीडीओ है इसके लिए हमें ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करना ज़रूरी है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ट्राई कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी को स्टोर करेंगे। सेम लाइक एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिस तरह हम क्लास का एक ऑब्जेक्ट, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल जो कंप्लीट की सीरीज है उसमें आपने देखा होगा, हमने बहुत सारी क्लासेस को न्यू से जनरेट किया, न्यू कीवर्ड से। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि DBH एक वेरिएबल है या एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि पीडीओ की फीचर्स को इनहेरिट कर लेगा अपने अंदर। अब जहाँ पे भी हम इसको एक्सेस करना चाहते हैं हम ये DBH को यूज़ करेंगे। तो इस पीडीओ के जो कंस्ट्रक्टर है वो तीन मैंडेटरी पैरामीटर्स हैं और एक ऑप्शनल पैरामीटर को एक्सेप्ट करता है। तो पीडीओ का फर्स्ट पैरामीटर है DSN और दूसरा है यूज़र, तीसरा है पासवर्ड और चौथा है ऑप्शन। तो ये बेसिकली आपका डेटाबेस का नेम होता है, जो भी आप जिस डेटाबेस से कनेक्टिविटी करना चाह रहे हैं उसका आप पाथ वगैरह या उसका आप ड्राइवर नेम, फिर उसका पाथ, उसका DB नेम वगैरह एडजस्ट करते हैं, वो यहाँ पे आप DSN में करते हैं। और यूज़र में उस डेटाबेस से जो यूज़र लिंक्ड है उसका यूज़र नेम और उसी का पासवर्ड आप यहाँ पे देते हैं। और यहाँ पे कुछ एरे ऑफ ऑप्शंस है जो कि ऑप्शनल है, आपको फिलहाल एज अ बिगिनर इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि कौन कौन से हम ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। जब हम एक कंप्लीट ऊप का एक MVC का फ्रेमवर्क बनाएंगे तो उसमें हम इनको यूज़ करेंगे। इसके बाद आप कैच ब्लॉक में इस कर्ली ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज करेंगे और कैच ब्लॉक में लिखेंगे पीडीओ एक्सेप्शन। और ये ये कुछ भी कोई भी वेरिएबल हो सकता है, जिस तरह हम इंट वेरिएबल, str वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पे अब हम पीडीओ एक्सेप्शन $E लिखेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे एक डाई की स्टेटमेंट लगा देंगे ताकि हमारा जो कोड है फर्दर एग्जीक्यूट ना हो और कोई भी एरर आया तो वहीं पे स्टॉप हो जाए, ताकि हमें बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड, बहुत ज़्यादा अगर हम यहाँ पे डाई नहीं करेंगे सिर्फ एको करेंगे तो मे बी वी विल सी 1000 लाइन्स ऑफ एरर्स अपार्ट फ्रॉम दिस एरर, और जिसकी मेन रीज़न यही एक एरर होगा। तो इसलिए बेटर होता है डंप एंड डाई करना। डंप और डाई DD कमांड आपने लारावल में देखी होगी, तो यहाँ पे डंप एंड डाई से मुराद है कि आप सिंपल डाई स्टेटमेंट यूज़ करें जहाँ पे आपको कोई एरर आता है, ताकि आप वहीं पे स्टॉप हो जाएं और आप उसको डिबग इजीली कर सकें। डाई इज रिलेटेड टू एरर्स, नॉट वार्निंग्स और एक्सेप्शंस, सॉरी वार्निंग एंड नोटिसेस। सो इट डाई ओनली ऑन द क्रिटिकल एरर। सो ये हमारे पास ब्लॉक है जिसको हम यूज़ करते हैं कनेक्टिंग विद पीडीओ। उसके बाद हम देखते हैं कि DSN क्या होता है, उसको कैसे, जैसे मैंने बताया जी, ये डेटाबेस का नेम होता है और डेटाबेस स्पेसिफिक नेम कह सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक फर्स्ट लाइन है ये शो कर रही है MySQL, ये हमारा ड्राइवर है, स्पेसिफिक ड्राइवर MySQL। तो सेकंड लाइन में PGSQL, थर्ड लाइन में ODBC जो कॉलन से पहले आपको नजर आ रहा है, थर्ड में OCI है, सॉरी मैंने OCL बोल दिया था लास्ट स्लाइड में, ये OCI है। और आप यहाँ पे SQLite कॉलन देख रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये बता रही है कि कौन से हमने ड्राइवर की एक्सटेंशन यूज़ करनी है। फिर उसके कॉलन के बाद हम स्पेसिफिक होस्ट और DB नेम बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं MySQL में होस्ट के बाद हमने उसका नेम, फिर DB नेम के बाद उस डेटाबेस का नाम। इसी तरह यहाँ पे PGSQL में भी होस्ट इक्वल टू नेम, DB नेम इज इक्वल टू नेम। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा सेमी कॉलन है, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं है। फिर हम ODBC और ये DSN, ODBC DSN कंप्लीट पाथ होता है। ये अमूमन आपने इसको देखा होगा उसके अंदर जब हम .NET फ्रेमवर्क में काम करते हैं तो उसमें हम इस तरह के ODBC ड्राइवर, मैंने जब विजुअल बेसिक 6 सीखी थी .NET के से भी पहले, तो उसमें हम इस तरह के कनेक्शंस क्रिएट करते थे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनाने के लिए। तो अब ये PHP में भी सपोर्टेड है। इसी तरह OCI है और DB नेम और 4 सेट उसका कैरेक्टर सेट बताते हैं। फिर SQLite जो कि एक लोकल फाइल डेटाबेस है, फ्लैट फाइल डेटाबेस आप कह लो इसको, जिसमें एक फाइल सेव होती है आपकी उसी किसी भी पाथ पे और आप उसको एक्सेस करते हैं। तो ये उसका तरीका है किस तरह DSN आप देते हैं। तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो MySQL होगा। तो हम जब भी DSN बनाएंगे उसमें लिखेंगे MySQL कॉलन, फिर होस्ट, फिर इज इक्वल टू नेम, उस
होस्ट का नेम जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जो अगर आप जैम्प वैम्प या मैम यूज़ करें तो वो लोकल होस्ट होता है। फिर डीबी नेम जो भी आपने डेटाबेस बनाई है उसका नाम आप लिखेंगे। तो ये हमारा तरीका है DSN लिखने का। उसके बाद आप इसके बाद यूज़र नेम, पासवर्ड और ऑप्शंस पैरामीटर दे सकते हैं। सो लेट्स सी द कनेक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे हम देख सकते हैं DBH इक्वल टू न्यू PDO, और यहाँ पे DSN में आप एक वेरिएबल बना के कोई भी DSN जो जैसा कि हमने पीछे लिखा था कि MySQL कॉलन होस्ट इज इक्वल टू दिस एंड डेटाबेस इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारा इसका एक स्ट्रक्चर है। तो मैं इसको अब थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना फेवरेट टेक्स्ट ID जो कि मैं इस प्रोजेक्ट सीरीज के लिए यूज़ कर रहा हूँ वो है NetBeans। तो उसको मैं लोड करूँगा और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स लोडिंग NetBeans IDE 8.2 मैंने रिसेंटली अपडेट किया है लास्ट आई थिंक ट्यूटोरियल में। तो यहाँ पे हमारा ऊप का प्रोजेक्ट लोडेड है और यहाँ पे index.php ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगी। इसका हमें एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे हमें बिल्ट इन टर्मिनल मिल जाता है जिसको हम यहीं पे टर्मिनल पे ही कुछ कमांड जो रन करना चाहें वो हम यहाँ पे टर्मिनल में भी रन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टाइटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग PHP इन 2017। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे ट्राई, और यहाँ पे ये हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक है और इसके अलावा ट्राई सिलेक्शन है। और ट्राई कैच ब्लॉक को हमने यूज़ किया तो यहाँ पे आप PDO एक्सेप्शन की जगह हम PDO एक्सेप्शन को यूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पे वेरिएबल नेम वही, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे DBH इक्वल टू न्यू PDO, और यहाँ पे DSN देंगे और यहाँ पे यूज़र नेम देंगे और यहाँ पे पासवर्ड, और उसके बाद जो है वो हमारा बाकी जो एरे है ऑप्शनल पैरामीटर है। तो हमारे पास DSN इज इक्वल टू MySQL कॉलन और होस्ट इज इक्वल टू लोकल होस्ट है। यहाँ पे IP एड्रेस भी हो सकता है, इट डिपेंड्स कि कौन सा नेटवर्क आप यूज़ कर रहे हैं उसके मुताबिक आप यहाँ पे देंगे। उसके बाद DB नेम इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे जो डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ वो है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ लोकल होस्ट पे PHP में एडमिन में भी दिखा सकता हूँ। और इसको अलावा DBH इसमें NetBeans में हमारे पास सर्विसेज की टैब के अंदर डायरेक्ट डेटाबेस से कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ पे मैंने एक कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है, मैं इसको डिलीट करके एक नया कनेक्शन क्रिएट करके दिखाता हूँ डेटाबेस, और यहाँ पे मैं न्यू कनेक्शन क्लिक करूँगा तो यहाँ पे MySQL कनेक्टिंग ड्राइवर ये वाला मैं यूज़ करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे अब लोकल होस्ट है डेटाबेस में यहाँ पे दे दूँगा DB PHP जो मैंने बनाई है, रूट इसका यूज़र नेम है, पासवर्ड यहाँ पे मैं दे दूँगा और रिमेंबर पासवर्ड कर दूँगा। टेस्ट कनेक्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको मैसेज आ गया कनेक्शन सक्सीडेड। नेक्स्ट किया फिनिश। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते थे लेकिन मैंने इसको डिफ़ॉल्ट ही सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास DB PHP और उसमें दो टेबल्स, होस्ट और कैटेगरी का टेबल आ गया। तो इसी से हम कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पे सॉरी सेमीकोलन ही लगा इसलिए एरर आया। तो इस DB का नाम है DB PHP, फिर हम यहाँ पे इस सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे यूज़र नेम इज इक्वल टू रूट जो हमने दिया था और पासवर्ड इज इक्वल टू जो मेरा DB का पासवर्ड है वो यहाँ पे दिया। अब अगर ये कनेक्शन सक्सेसफुल है तो हमें एक वाइट स्क्रीन मुझे नज़र आएगी, या फिर यहाँ पे मैं डिस्प्ले करा सकता हूँ एक और डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल। तो अगर तो डेटाबेस से कनेक्शन सक्सेसफुल हो गया तो वो यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज एरर आएगा। तो रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल। तो हमारा जो कनेक्शन है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, इसको मैसेज की ज़रूरत नहीं। अगर हम सपोज यहाँ पे पासवर्ड या यूज़र नेम चेंज करते हैं और फिर इसको एग्जीक्यूट करते हैं स्टेटमेंट को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट MySQL रूट पाकिस्तान, आपको यहाँ पे स्पेसिफिक एरर आया। अगर मैं पासवर्ड चेंज कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये देख सकते हैं तो यहाँ पे होस्ट लोकल होस्ट और यहाँ पे ये इस पे इसने PDO का एरर दे दिया। हमें गेट ट्रेस स्ट्रिंग बता रहा है। अगर यहाँ पे मैं गेट मैसेज यूज़ करूँगा तो यहाँ पे हमें बता देगा कि ये एक्सेस डिनाइड है।
अगर मैं यहाँ पे गेट कोड करूँगा तो यहाँ पे हमें वो बता देगा कोड नंबर। अगर यहाँ मैं करूँगा गेट लाइन तो मुझे बताएगा कि कौन सी लाइन नंबर में एरर है। लाइन नंबर 13 बता रहा है, एरर इन लाइन नंबर 13। तो यहाँ पे एरर है, इन तीनों में से किसी एक में एरर है। आप MySQL होस्ट को चेक कर सकते हैं, रूट पाकिस्तान, मुझे यहाँ पे पासवर्ड डिफरेंट है। सेव किया, रीलोड, अब एरर इज गॉन। सो हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमने डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया और एक ऑब्जेक्ट बना लिया DBH के नाम से। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब बात करते हैं गेट डाटा की। तो यहाँ पे हमने DBH में एक न्यू DSN बनाया। तो DSN बेसिकली यहाँ पे एक DSN में उसने सारे वेरिएबल सेव कर दिए, मतलब कंप्लीट कॉन्केटिनेट कर दिया, यूजर नेम, पासवर्ड वगैरह सब कुछ। तो खैर हमारा वो कनेक्शन क्रिएट हो। उसके बाद स्टेटमेंट, आप यहाँ पे गौर कीजिएगा कि शॉर्ट फॉर्म में STMT, ये कुछ नाम भी दे सकते हैं। यहाँ पे DB होस्ट है, यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब हम इस कनेक्शन पे प्रिपेयर या क्यूरी की स्टेटमेंट रन करते हैं तो उसके लिए हमें जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है वो एक PDO स्टेटमेंट की क्लास का होता है, ना कि डेटाबेस PDO का। मतलब PDO यहाँ तक क्लोज हो गया। अब जो यहाँ पे STMT प्रिपेयर स्टेटमेंट जो कि PDO की है, वो जब रन होगी तो डेफिनेटली जहाँ पे हमने PDO की स्टेटमेंट रन करते हैं वहाँ पे हम DBH यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हमने स्टेटमेंट PDO स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करनी है तो वो हम STMT यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद देख ले सकते हैं बाकी सारी कमांड्स, आप देख सकते हैं फेच, प्रिंट और रो वगैरह सारी, और आखिर में हमने उस कनेक्शन को नल भी कर दिया। तो चलिए हम भी फेच करते हैं डाटा अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे अब मैंने सक्सेसफुल कनेक्शन क्रिएट कर लिया, तो इसका मतलब है डेटाबेस से फेच डाटा भी हम यहीं पे कर लेते हैं, बल्कि ज़रूरत नहीं। अब हम नीचे आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे डाई लगाना था ताकि यहाँ पे एरर आए तो वो यहीं पे डाई हो जाए और हमें यहाँ पे गेट मैसेज, तो ये हमने यहीं पे कर लिया। अब हमारे पास यहाँ पे STMT एक वेरिएबल लेंगे और उसमें पास करेंगे हम DBH प्रीपेयर। अब यहाँ पे हम प्रिपेयर, जैसे कि मैंने स्लाइड नंबर 3 में आई थिंक बताया था कि हम इसके जरिए प्रिपेयर कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसके बाद बाउंड कर सकते हैं पैरामीटर्स को। तो डायरेक्ट इसमें क्यूरी का ऑप्शन भी है, लेकिन मोस्ट सेफ वे इज यूज प्रिपेयर। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप प्रिपेयर ही यूज़ करें स्टेटमेंट को। तो प्रिपेयर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट जो भी SQL क्यूरी है, सिलेक्ट जैसे स्टैटिक फ्रॉम, और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ हमारे पास दो टेबल्स हैं, कैटेगरी और पोस्ट। तो मैं यहाँ पे पोस्ट टेबल से फेच करूँगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम पोस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट बना है STMT, ये एक ऑब्जेक्ट बन गया PDO स्टेटमेंट का। अगर आप देखना चाहते हैं, मेरी बात को वैलिड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि अगर मैं प्रिंट और STMT करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास जो आएगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं PDO स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये क्लास है PDO स्टेटमेंट और उसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट और DBH करूँगा तो आप देखेंगे कि ये PDO ऑब्जेक्ट है, PDO का ऑब्जेक्ट है, और ये PDO स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। ये दो क्लासेस हैं। इसी तरह जो एक्सेप्शन है ये EXE है, ये वेरिएबल ये PDO एक्सेप्शन का है। तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था। तो यहाँ पे हमने प्रिपेयर कर लिया। अब प्रिपेयर करने के बाद हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम यहाँ पे वाइल लूप लगाएंगे, वाइल रो इज इक्वल्स टू SMT। अब गौर कीजिएगा एक चीज यहाँ पे कि मैंने यूज किया है सिंगल इक्वल साइन, डबल इक्वल साइन यूज नहीं किया। ये बहुत से जो न्यू यूजर्स है वो मिस्टेक कर देते हैं कि इस वाइल के लूप में वो डबल इक्वल यूज कर देते हैं, जबकि हमने यहाँ पे सिंगल इक्वल को यूज करना है, डबल इक्वल को यूज नहीं करना। तो अब यहाँ पे हम जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट आर कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा प्रिंट आर रो, सेव करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारा जो डाटा है वो रिटर्न हो गया। अभी आपको ये सही नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एको प्री। ये वाली स्टेटमेंट लिखने से हमारा जो डाटा है वो इस फॉर्म में नज़र आएगा। अब आप एक और चीज़ गौर कीजिएगा कि हमारे पास रिकॉर्ड तो सारा आ गया है। दिस इज़ द करेक्ट रिकॉर्ड विच इज़ अवेलेबल इन द डेटाबेस। मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ
व्यू डाटा करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास ये देख लें, हमारे पास पहला रिकॉर्ड सेकंड पोस्ट का है, तो ये देखें सेकंड पोस्ट का है। दूसरा रिकॉर्ड अनदर पोस्ट टाइटल का है, तो यहाँ पे अनदर पोस्ट टाइटल। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा देता हूँ कि यही डाटा हमारा इस डाटाबेस से फेच हो रहा है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे ये देखें आप डबल डाटा आ रहा है, 2 टाइम्स फेच हो रहा है डाटा, एक में एसोसिएटिव एरे और दूसरे में इंडेक्स एरे की। मतलब आप इसको जिस तरीके से भी आप फेच करना चाहते हैं वो आप लूप के थ्रू इसको आप फेच कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आगे चल के देखेंगे, अभी हम इसको एज इट इज लेते हैं कि ये ऐसे ही हमारे पास डाटा है, तो आगे चल के हम देखेंगे कि इसको आगे कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास, फिर हम इसके बाद प्रिंट आउट करने के बाद इसको नल कर देते हैं ताकि हमारा जो कनेक्शन है वो यूज इज इक्वल टू नल कर देते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकेंगे, ये नल हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ पे SMTP एग्जीक्यूट करूँगा तो ये यहाँ पे अब हमारे पास है, यहाँ पे ये एरर आ गया, फैटल एरर, अनकॉट एरर, कॉल टू मेंबर फंक्शन एग्जीक्यूट ऑन नल। ठीक है, तो ये हमारे पास है एरर आज, क्योंकि हमने इसको नल कर दिया, क्लोज कर दिया दूसरे लफ्ज़ों में कनेक्शन को। तो ये था हमारे पास प्रिंट आर का। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये हमने गेट कर लिया डाटा। फिर अब बफर्ड क्यूरी, अभी जो हमने क्यूरी रन की है ये क्या करती है कि ये हर रो को फेच करने के बाद दोबारा डेटाबेस में जाती है, डाटा फेच करती है, दूसरी जब जितना डाटा होगा उतनी दफ़ा ये क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। अब इसकी रिप्लेसमेंट में हमारे पास एक और क्यूरी है जिसको कहा जाता है बफर्ड क्यूरी। उसमें हम क्या करते हैं, हम जो फेच की बजाय फेच ऑल यूज़ करते हैं, मेथड है फेच ऑल। फेच ऑल इसको कैसे यूज़ करते हैं कि यहाँ पे हम फॉर ईच लूप अब यूज़ नहीं करेंगे, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि ये आपके नज़र में जहन में रहे कि ये ऐसे है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे STMT, सॉरी हम एक वेरिएबल लेंगे जैसे रोज इज इक्वल टू STMT और यहाँ पे हम फेच ऑल। अब ना सिर्फ फेच ऑल, अगर आप मैं यहाँ पे फेच को पॉज कर दूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फेच है, फेच टाइप है, फेच की 4 टाइप्स हैं, वो 1 2 3 4। इस तरह फेच ऑल की 1 2 3 4, इस तरह फेच कॉलम की हमारे पास 2 टाइप, इस तरह फेच ऑब्जेक्ट की हमारे पास 3 टाइप्स। मतलब ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके जरिए हम जिसमें हम डिफरेंट टाइप का डाटा फेच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फेच ऑल यूज़ करता हूँ। अब फेच ऑल यूज़ करने से ये हुआ कि हमारा सारा डाटा बफर में आ गया, अब आपकी वो रैम में आ चुका है। सम टाइम ये गुड मेथड भी होता है और सम टाइम ये बैड मेथड भी होता है। गुड मेथड इस सेंस में अगर आपकी रैम अच्छी है तो आप सारा डाटा लोड कर लो बफर में, और अगर आपकी डाटाबेस से बार बार कनेक्टिविटी मतलब प्रॉब्लम करती है तो आप फेच ऑल। खैर ये एक बफर्ड मेथड है, बफर के बारे में आपको पता होगा या अगर नहीं पता तो शॉर्ट फॉर्म में मैं ये बता दूं कि एक टेम्पररी एक लोकेशन बन जाती है आपकी रैम में आके, ना कि आप हर दफ़ा डाटाबेस से डाटा फेच करें। सिंपल इज़ दैट। अब यहाँ पे हम फॉर ईच लूप लगा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पे लिखा है फॉर ईच रोज एज रो, बाकी वही चीज़ है प्रिंट आर, हम यहाँ पे रो कर सकते हैं। तो आप देखिएगा कि अब हमारे पास रिजल्ट जो है वो सेम रिजल्ट आया, लेकिन अब ये जो रिजल्ट आ रहा है ये हमारा बफर से आ रहा है। तो फेच और फेच ऑल में ये डिफरेंस है कि फेच को हम यूज़ करते हैं विद इन द लूप, जबकि फेच ऑल को हम एक वेरिएबल को असाइन करके फिर उस वेरिएबल पे लूप लगा के डाटा, मतलब अगर आप ये पास करना चाह रहे हैं व्यू को और आप नहीं चाहते कि व्यू में जाके आप फेच करें, तो आप सिंपली क्या करेंगे, फेच ऑल कर लें रो बफर में और व्यू को कॉल कर लें और देन इस रो पे आप लूप चला गए उसको। आप चाहे आप इस रो का ग्लोबल वेरिएबल ले लें, चाहे एज अ पिरामीटर व्यू को पास कर दें, इट्स अप टू यू हाउ यू डू। हम इंशाल्लाह मेमवीसी जब बनाएंगे तो उसमें देखेंगे कैसे हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये था बफर्ड मेथड, हाउ टू एक्सेस डाटा यूजिंग बफर। तो इसके बाद हमारे पास है डिफरेंट काइंड के फेच मोड्स हैं हमारे पास। फेच मोड्स क्या होते हैं कि बेसिकली अगर अभी आपने देखा है तो यहाँ पे आपको एसोसिएटिव एरे में आईडी और 0, टाइटल और 1, बॉडी 2, कैटेगरी आईडी 3, क्रिएटेड डेट 4 और अपडेटेड डेट 5 के साथ ये सेम डाटा नजर आ रहा है। ये जो डिफ़ॉल्ट फेच मोड है ये है पीडीओ का फेच बोथ, मतलब बोथ फेच बोथ करता है, फेच नम और फेच एसोसिएटिव, ये दोनों को इकट्ठा रन करता है। अब इसी तरीके से हमारे पास फेच एसोसिएट है, फेच नम है, फेच ऑब्जेक्ट है, फेच क्लास है, फेच इनटू है, फेच कॉलम है, फेच बाउंड है, फेच फंक्शन है।
अगर आप स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट को नो डाउट यूज कर रहे हैं पीडीओ को, लेकिन यू आर डूइंग विद स्ट्रक्चर्ड वे, तो आप इसको फेच नम को या फेच एसोसिएट को या फेच ऑब्जेक्ट को, इन तीनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जो डेवलपमेंट है वो टोटली क्लासेस बेस्ड है, ऑब्जेक्ट बेस्ड है, तो आप फेच क्लास को भी यूज कर सकते हैं और इससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। फेच इनटू को भी, फेच कॉलम को, फेच बाउंड को, और आप इसके बारे में php.net से बाकी डिटेल ले सकते हैं। हम देखते हैं कि कैसे हम सेट करते हैं इनको। तो स्लाइड में हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक क्यूरी, अब यहाँ पे ट्रेटर के थ्रू हमने एक ट्रेटर जिसका टाइटल है, यहाँ पे हमने एक और कनेक्शन, और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हम प्रिपेयर की बजाय क्यूरी स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट नेम फ्रॉम और फू, और यहाँ पे हमने पीडीओ फेच कॉलम लिखा जो कि हमारा यहाँ पे ये वाला नाम है फेच कॉलम, इसको हमने यूज किया। तो इस तरीके से हम क्यूरी के अंदर यूज कर सकते हैं इसको। तो चलिए इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। इन सब को वन बाय वन हम देखेंगे तो आपको एरर भी नजर आएंगे। तो इसको मैं अब कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने कमेंट कर दिया, बल्कि मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि अब हमने प्रिपेयर नहीं यूज करनी बल्कि क्यूरी यूज करनी है। तो वही वेरिएबल ले लेते हैं, dbh क्यूरी सिलेक्ट। अब यहाँ पे मैं टाइटल कॉलम नेम ले लेता हूँ, मुझे एक टाइटल चाहिए, फ्रॉम पोस्ट, और यहाँ पे अब क्यूरी के बाद मैं कॉमा दे के यहाँ पे लिखता हूँ पीडीओ कॉलम कॉलम फेच। अब यहाँ पे हम नम लेते हैं, फेच नम, जैसे यहाँ पे, और चूंकि ये हमारे पास 0 इंडेक्स है कॉलम, तो 0 यहाँ पे हम दे देते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। फिर वही स्टेटमेंट लूप जिस तरह हमने उसमें फॉर ईच एसटीएमटी एज नेम, यहाँ पे अब वही फॉर ईच। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम एग्जीक्यूट यूज नहीं कर रहे, क्योंकि क्यूरी जो है वो खुद एग्जीक्यूट कर देता है, और यहाँ पे एज टाइटल लिख देते हैं। अब यहाँ पे मैं एको टाइटल कर देता हूँ, इसको रन करते हैं। यहाँ पे फेच कॉलम लिखना था। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारे हमारे कॉलम, अगर मैं यहाँ पे br लगा देता हूँ तो आपको यहाँ पे ये सारे टाइटल नजर आएंगे। अगर मैं यहाँ पे सपोज 1 कर देता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे ये देखें इनवैलिड कॉलम इंडेक्स, यहाँ पे उसने दे दिया कि ये जी इनवैलिड इंडेक्स है। मतलब अब आपने यहाँ पे 1 की बजाय 0 ही यूज करेंगे। और फिर उसके बाद अगर सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ बॉडी, तो यहाँ पे बॉडी आ जाएगी हमारे पास। हालांकि उसके बाद हम क्रिएटेड एट जो भी कॉलम हम लेना चाह रहे हैं वो ले लेंगे। अच्छा, अब 0 1, अब मैं यहाँ पे स्टैरिक यूज कर लेता हूँ स्टार, तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये 0 इंडेक्स पे आ रहा है, जो कि है हमारे पास आईडी, मतलब 0। अब यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं 1, तो यहाँ पे अब टाइटल, अब यहाँ पे हम 2 करेंगे तो हमारे पास सेकंड पोस्ट, बॉडी 3 करेंगे तो आईडीज आ जाएंगे, कैटेगरी की आईडीज आ गई। 4 करेंगे क्रिएटेड एट आ जाएगा, और 5 करेंगे तो 54, तो यहाँ पे अपडेटेड एट। तो अगर हम 6 करेंगे तो क्या होगा, तो हमारे पास एरर आ जाएगा इनवैलिड कॉलम इंडेक्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। अब अगर 0 किया तो, क्योंकि जब हम एक कॉलम को एक्सेस करते हैं, सिंपल एक कॉलम को, तो डेफिनेटली वो फिर 0 इंडेक्स ही होगा, उसमें 1 2 3 तो नहीं होगा, तो वो इनवैलिड इंडेक्स होगा। इसलिए यहाँ पे ये समझाने का मकसद ये था कि फेच मोड में जब हमने सिंपल एक किया तो यहाँ पे हम 0 देंगे। अगर हमने टाइटल कॉमा बॉडी कर दिया तो तो यहाँ पे हमारे पास टाइटल आ रहा है। अगर हम 1 करेंगे तो हमारे पास बॉडी का टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये है हमारे पास, इस तरीके से हम पीडीओ फेच कॉलम कर सकते हैं। फिर इसके बाद अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ स्टैरिक फ्रॉम पोस्ट पीडीओ फेच, अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे हमें देने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफॉल्ट सारे। अब यहाँ पे टाइटल, अब ये हमारे पास रो बनेगी, ना कि हम टाइटल के हैं, तो इसका मतलब एसटीएमटी एज रो।
फिर रो को अब चूंकि हमने फेच ऑब्जेक्ट किया और ऑब्जेक्ट को ऐसे एक्सेस किया जाता है, तो यहाँ पे अब हम टाइटल दे सकते हैं। तो ये देख लें हमारे पास टाइटल आ गया, आप बॉडी देंगे। अच्छा, इसका हमें फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है यहाँ पे इस लेवल पे यूज़ करने का कि हमारे पास सिर्फ वही डाटा आएगा जिसकी हमें ज़रूरत है। अननेसेसरी डाटा, अब यहाँ पे ये देखें मैंने डिस्प्ले सिर्फ बॉडी या सिंपल टाइटल करा रहा हूँ, लेकिन फेच में क्या कर रहा हूँ स्टैटिक, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक है। और अगर मैं 0 कर दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखें दिस फेच मोड, अब वो ये बता रहा है कि ये वाला जो फेच मोड है ये एक्स्ट्रा पैरामीटर अलाउ नहीं करता, इसलिए आप सिर्फ कॉलम के साथ इसको यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इटरेटर्स यूजिंग फेच कॉलम। ये जो हमने यहाँ पे ये डिफरेंट मेथड्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। फिर आगे हम चलते हैं तो चेंजिंग डाटा। अब चेंजिंग डाटा से मुराद है कि हम कोई रिकॉर्ड अपडेट करना चाह रहे हैं या कोई डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एक क्विक अनबफर्ड सोल्यूशन है, वो है एग्जीक्यूट नहीं है, ये है EXEC, मेक श्योर एग्जीक्यूट जस्ट टू एग्जीक्यूट एनी प्रीपेयर स्टेटमेंट। तो लेकिन एग्जिक जो है इसके जरिए हम फर्दर कोई भी चेंजिंग डाटा में चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं कि मेरे पास इस पोस्ट के अंदर ये 19 नंबर आईडी है, मैं इसको डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, जिस तरह यहाँ पे डिलीटेड ट्रू या फॉल्स, डिलीटेड इज इक्वल टू DBH एग्जिक, और यहाँ पे मैं लिखूंगा डिलीट फ्रॉम पोस्ट वेयर ID इज इक्वल टू 19। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है, तो ये मैं इसको इफ डिलीटेड अगर ट्रू है तो एको सक्सेसफुली रिमूव्ड रो, फिर उसके बाद एल्स एको एरर रिमूविंग रो। अब ये हमारे पास एक क्यूरी बनी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो अनडिफाइंड, सॉरी स्पेलिंग आई थिंक मिस्टेक, हाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, तो एरर रिमूविंग रो आ गया। तो यहाँ पे अब दोबारा एरर रिमूविंग रो इसलिए आ रहा है कि रो जो है वो रिमूव हो चुकी है, अब उसको ये रो मिली ही नहीं। तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं फाइल को अगेन, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं 19 नंबर आई थिंक रिफ्रेश, और मैं इसको एक दफ़ा डिलीटेड DBH एग्जीक्यूट, ये हमारे पास, और गेयर ID इज इक्वल टू 19, सॉरी डिलीट के स्पेलिंग गलत है, डिलीट DELETE फ्रॉम पोस्ट वेयर ID इज इक्वल टू 19। तो सक्सेसफुली रिमूव रो, अब मैसेज आया वो मिस्टेक हो गई थी। तो अब मैं यहाँ पे अगर व्यू डाटा करूँगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि 19, अब सिंपल 7 रोज रह गई हैं, 19 नंबर ID वाली रो रिमूव हो चुकी है। तो ये क्विक सोल्यूशन है, अगर आप कोई ऐसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए अपडेट करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड को या डिलीट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप ये क्विक एग्जिक कमांड यूज कर सकते हैं। देखिए नीचे आप देख सकते हैं कि अपडेट भी हो रही है, तो इसके लिए आपको वो प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। फिर ऑटो नंबर सीक्वेंस, मतलब जब आप कोई वैल्यू इंसर्ट करते हैं टेबल के अंदर, तो उसकी जो इंसर्ट ID जो लास्ट आपने इंसर्ट की है आपने एग्जीक्यूट के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली लास्ट इंसर्ट ID का फंक्शन आप कॉल कर सकते हैं। तो इसको भी चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इंसर्ट इज इक्वल, बल्कि यहाँ पे इंसर्ट की बजाय मैं डायरेक्ट DBH एग्जिक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट इनटू पोस्ट, और यहाँ पे मैं सिर्फ टाइटल कॉमा बॉडी कॉमा कैटेगरी ID देना होती है, और वैल्यूज में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ जाएंगी। टाइटल देना ट्यूटोरियल टाइटल, और यहाँ पे हम लिख देंगे दिस इज बॉडी पैराग्राफ फ्रॉम
ट्यूटोरियल, और इसको हम 2 कैटेगरी असाइन कर देते हैं। यहाँ पे सेमी कॉलन लगा देंगे और फिर हम यहाँ पे एको कर लेंगे DBH लास्ट इंसर्ट ID। यहाँ पे हम इसको लास्ट इंसर्ट ID करेंगे, रन करेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट इंसर्ट ID 24 है। इसको वेरीफाई करते हैं हम, यहाँ पे जाएंगे सर्विसेज में और इसको रीलोड करते हैं, हम रन फाइल करते हैं तो आप देख सकते हैं जो लास्ट इंसर्टेड ID है वो 24 है हमारे पास, और यहाँ पे वो हमारे पास आ चुकी है लास्ट इंसर्ट ID। तो इस तरीके से हम फेच कर सकते हैं लास्ट इंसर्ट ID को यूजिंग ऑटो नंबर सीक्वेंसेस। फिर उसके अलावा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर हम अपडेट और प्रिपेयर स्टेटमेंट्स को अपडेट और डिलीट को प्रिपेयर के साथ यूज़ करते हैं तो हम उनको फिर बाउंड कर सकते हैं पैरामीटर्स के साथ। इस तरह हम उनको एग्जीक्यूट जो स्टेटमेंट है उसके अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। चलिए इसकी भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करूँगा, मैं रिमूव नहीं करता, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अब लिखूँगा DBH, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिपेयर के लिए हमें STMT चाहिए, अब क्योंकि प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं तो DBH। यहाँ पे अब हम प्रिपेयर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट इनटू पोस्ट, सेम वही टाइटल, बॉडी और कैटेगरी ID, वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में हम यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि वैल्यूज़ के अंदर हमने यहाँ पे बजाय डायरेक्ट वैल्यूज़ देने के हमने यहाँ पे लिख दिया टाइटल कॉमा बॉडी कॉमा कैटेगरी ID, ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे स्टेटमेंट को, ST स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, और यहाँ पे अब हम एक एरे की सूरत में पास करेंगे उन वैल्यूज़ को जो हमने यहाँ पे दिए हैं। इस तरीके से डबल कोट्स टाइटल और उसकी जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, वैल्यू बाय प्रिपेयर, ये हमने टाइटल दे दिया। फिर बॉडी दिस वैल्यू इंसर्टेड वाया प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, फिर उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ID यहाँ पे हम दे देते हैं 1। अच्छा, अब आपने जो चीज़ देखनी है कि जो यहाँ पे आपने दिया है वो यहाँ पे भी सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने ABC दिया सपोज, अब दे सकते हैं ABC दे सकते हैं, तो यहाँ पे भी फिर ABC होगा इस तरीके से। अब ये ABC मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम देते हैं यहाँ पे टाइटल बॉडी और ID से मुराद कैटेगरी ID। तो यहाँ पे फिर हम यहाँ पे भी वही रखेंगे टाइटल बॉडी और ID। तो यहाँ पे जिस तरह इसमें लिखा है एग्जीक्यूट करेंगे तो रो इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इसको हम एक वेरिएबल में भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट आर इंसर्टेड, क्या हमारे पास कंडीशन आती है। तो एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 1 आया, मतलब ट्रू। तो जो ID है वो इंसर्ट हो चुकी है, रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। हम वेरीफाई करते हैं इसको, पोस्ट में जाते हैं, रन फाइल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 नंबर रिकॉर्ड वैल्यू बाय प्रिपेयर एंड दिस वैल्यू इंसर्टेड बाय प्रिपेयर स्टेटमेंट हमारे पास लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से भी हम डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को स्टॉप करता हूँ और इसके पार्ट 2 में हम जो रह गए हैं हमारी स्टेटमेंट्स, जिनमें हमारे पास ट्रांजैक्शंस है, क्विक में ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर बाइंडिंग कॉलम्स है, पोर्टेबिलिटी एड्स है, ओरेकल स्टाइल नल्स, केस फोल्डिंग, और ये जो चीज़ें रह गई ये हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो ये समझ लें कि हमारा वीडियो का पार्ट 1 है और इंशाल्लाह मिलते हैं पार्ट 2 में। और आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक, और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।
और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय.